दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, इस वक्त की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि लाल किले पर किसानों का कब्जा, फहराया अपना झंडा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर नेताओं की गैर मौजूदगी में किसान उग्र हो गए और लाल किले की प्राचीर पर अपने दल के झंडे फहरा दिए। हैरत की बात है, जहां से पीएम 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं, वहां से देश का नहीं बल्कि कोई और झंडा लहराकर किसानों ने हुड़दंग मचाया। इससे पहले आरटीओ में किसान और पुलिस के बीच झड़प हुई। मामले में बीकेयू दोआबा किसान एकता यूनियन के मनजीत सिंह राय ने कहा कि लाल किले पर पहुंचे लोग भी किसान हैं, हम उनसे शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। मालूम हो कि लाल किला पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कहा कि अगर कुछ किसान लाल किले पर पहुंच गए हैं तो उन्हें शांति बनाए रखनी चाहिए। फिलहाल पुलिस वाले ध्वज को उतारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को खदेड़ा, कुर्सियों को तोड़ा। लाल किले पर और अधिक तनाव पैदा हो गया है। कुर्सियां और लाइटें टूट गई। पुलिस को पीछे धकेला जा रहा है। एक सिपाही घायल हो गया, उसे बाहर निकाला जा रहा है। बता दें कि किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए समयपुर, बादली, रोहिणी सेक्टर 18 और 19, हैदरपुर, बादली मोड़, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, आजादपुर मॉडल टाउन, जीटीबी नगर, विश्वविद्यालय, विधानसभा और सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन बंद है। इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन और ग्रीन लाइट पर सभी स्टेशन बंद है। आज गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के बीचों बीच किसान पुलिस से भिड़ गए। किसानों ने आज सुबह शहर की सीमाओं पर बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने किसानों को 12 से 5 बजे के बीच किसान परेड आयोजित करने की अनुमति दी थी। समय से बहुत पहले किसानों ने मार्च शुरू किया और तय रास्तों से भटक गए। इसके कारण प्रदर्शनकारियों के साथ गतिरोध पैदा हो गया, जिसमें पुलिस ने आंसू गैस से गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। झड़पों में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। और दोस्तों, में अगली खबर निकल रही है कि किसानों की उग्रता पर बोले राकेश टिकैत। कहा ये सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सब चिन्हित हैं। जी हम बात कर रहे हैं कि भाजपा के नेता राकेश टिकैत ने किसानों के उपद्रव को लेकर कहा है कि जिन्होंने भी ये सब किया है वे सब हमारी नजर में हैं, सब लोग चिन्हित हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सब उपद्रव कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से निकाली गई इस परेड में किसानों के उग्र होने को लेकर मोर्चे की तरफ से कहा गया है कि ये सभी किसान हैं। कहा जा रहा है कि किसान मजदूर संघर्ष समिति की तरफ से ये फैसला लिया गया है, वे खुद फैसले ले रहे हैं। किसान आंदोलन के मीडिया समन्वयक की तरफ से कुछ मीडिया से कहा गया है कि ये सभी किसान हैं। हालांकि जिस संगठन की तरफ से किसान ये उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं वे पंजाब के यूनियन का पार्ट नहीं है। हालांकि ये समिति संयुक्त किसान मोर्चे पर पार्ट है, ये खुद फैसले ले रहे हैं। हम हालात संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि हो चुका पद्म पुरस्कारों का ऐलान। पूर्व जापानी पीएम शिंजो आबे समेत 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री सम्मान। जी आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 16 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान करने का ऐलान किया गया है। देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वालों में जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो एबे और पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत का भी नाम है। वहीं असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई मरणोपरांत, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान मरणोपरांत और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। और मैं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों के ऐलान पर कहा, हमें उन सभी पर गर्व है जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत राष्ट्र और मानवता के लिए उनके योगदान को स्वीकार करता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के ये असाधारण व्यक्ति दूसरों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाए हैं।
और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही कि टिकटॉक पर भारत में हमेशा के लिए लगेगी पाबंदी। 58 दूसरे चीनी मोबाइल ऐप्स पर भी रहेगी स्थायी रोक। जी हां, आपको बता दें कि सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टिकटॉक समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर भारत में स्थायी प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी किया है। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार चीनी ऐप से कंपनियों की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है, इसलिए इन 59 ऐप्स को भारत में हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया जा रहा है। चीनी ऐप्स पर स्थायी पाबंदी के मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि नोटिस पिछले सप्ताह जारी कर दिया गया था। केंद्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जून 2020 में ही इन 59 ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी। इनमें अलीबाबा का यूजी ब्राउजर और टेंसेंट का वीचेस ऐप भी शामिल था। केंद्र सरकार ने देश की संप्रभुता और अखंडता के साथ सुरक्षा को खतरा बताते हुए इन ऐप्स पर पाबंदी लगाई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने स्थायी पाबंदी लगाने से पहले इन कंपनियों को अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया था। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि यस बैंक के फाउंडर की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम। कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, अभी जेल से नहीं छूटेंगे राणा कपूर। जी हां, बात कर रहे हैं कि डूबने की कगार से दिसंबर 2020 तिमाही के दौरान मुनाफे में लौटे निजी क्षेत्र के यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल राणा कपूर मुंबई के तलोजा जेल में बंद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने राणा कपूर मार्च 2020 में गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गड़बड़ी के आरोपों में कपूर के खिलाफ जांच कर रहा है। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि क्या नेपाल फिर बन सकता है हिंदू राष्ट्र। कम्युनिस्ट पीएम ओली ने पहली बार की पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा। जी हां, आपको बता दें कि नेपाल के कार्यकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को सुबह सुबह काठमांडू के प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचकर सबको चौंका दिया। नेपाल के पीएम के तौर पर यह उनका दूसरा कार्यकाल है और वह इससे पहले 3 साल में कभी भी पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए नहीं आए थे। वैसे भी कम्युनिस्ट नेताओं का धार्मिक मान्यताओं से सरोकार नहीं रहता है, लेकिन जिस तरह से एक दिन पहले ही नेपाल की सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंड गुट ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर किया है, उनका हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पहुंचकर पूजा करना नेपाल की करवट ले रही सियासत का संकेत नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पीएम ओली ने की पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा। नेपाल के कार्यकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी पत्नी राधिका शाक्य के साथ स्थानीय समय के मुताबिक सोमवार सुबह करीब 8 बजे भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच गए थे। पशुपतिनाथ एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट के अधिकारियों के मुताबिक इस मौके पर पीएम ओली ने विश्व शांति और राष्ट्र कल्याण के लिए 1,25,000 दिए जलाए। इस मौके पर ओली के साथ उनके कैबिनेट के सदस्य और संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री भानुभक्त धकल भी मौजूद थे। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड के उसके सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मुगल शासक औरंगजेब के पिता का क्या नाम था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM गुजरात की सियासत में आई। बीटीपी संघ निकाय चुनाव लड़ेगी। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात की सियासत में एंट्री लेने की खबरें आ रही थी। अब इसका आधिकारिक रूप से गुजरात प्रवेश हो गया है। दरअसल ये पार्टी छोटू वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी BTP के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। सूबे में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है और अगले माह इसके वोट पड़ेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात पहुंचने के बारे में जानकारी देते हुए AIMIM गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला और महासचिव हमीद भट्टी ने पत्रकारों से कहा, हम यहां सत्तारूढ़ भाजपा को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं। हम BTP के साथ स्वराज के चुनाव लड़ेंगे। हम अकेले नहीं हैं बल्कि कई स्थानीय नेता और कई अन्य दल पार्टी के साथ संपर्क में हैं। हमीद भट्टी बोले, गुजरात के लोग कई सालों से ओवैसी से मिलने हैदराबाद जाते थे और कहते थे कि आप गुजरात के लोगों की आवाज बने। इसलिए लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ओवैसी साहब ने निर्णय लिया कि अब की गुजरात में प्रवेश करेंगे।
और दोस्तों अगली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी आपको बता दें कि ममता बनर्जी का पलटवार, कहा मेरा अपमान कर सकती है बीजेपी लेकिन बंगाल का अपमान सहन नहीं करूंगी। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विक्टोरिया मेमोरियल की घटना को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरा अपमान कर सकती है लेकिन बंगाल का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी को फर्जी पार्टी कहते हुए बंगाल के लोगों से कहा कि वे बीजेपी से पैसे ले ले मगर चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर जाकर तृणमूल कांग्रेस को ही वोट करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी तुम्हें पैसे का लालच दे सकती है, अगर वे ऐसा करते हैं तो आप पैसे ले लीजिएगा लेकिन वोट हमें ही दीजिएगा। बीजेपी पूरी तरह से फर्जी पार्टी है, वे मेरा अपमान कर सकते हैं लेकिन मैं बंगाल का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। बीजेपी खुद बीजेपी का सम्मान नहीं करती है। और दोस्तों अगली खबर निकल कर है जो कि मुंबई किसान रैली को लेकर है। जी आपको बता दें कि शरद पवार बोले राज्यपाल के पास कंगना से मिलने का वक्त किसानों से नहीं। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से किसान मुंबई के आजाद मैदान में जमा हुए। रैली में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने भी हिस्सा लिया है। वहीं शिवसेना नेता और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने प्रतिनिधि को भेज दिया था। और दिल्ली में किसानों के समर्थन में मुंबई में आयोजित की गई किसानों की रैली को संबोधित करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि ठंड के मौसम में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 60 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और अन्य जगहों से किसान जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं उन्हें मेरा सहयोग रहेगा। जिनके हाथों में सत्ता है उन्हें इन किसानों की चिंता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या उनका हाल लिया? केंद्र की सरकार सिर्फ नौटंकी देख रही है। क्या पंजाब पाकिस्तान है? उस पर निर्णय अब तक क्यों नहीं? शरद पवार ने कहा कि राज्यपाल के पास कंगना रनौत से मिलने का वक्त है लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। महाराष्ट्र में कभी ऐसा राज्यपाल नहीं आया जिसके पास किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। केंद्र ने बिना किसी चर्चा के कृषि कानूनों को वापस कर दिया जो संविधान के साथ मजाक है। अगर सिर्फ बहुमत के आधार पर कानून पास करेंगे तो किसान आपको खत्म कर देंगे। ये सिर्फ शुरुआत है। शरद पवार ने यह भी कहा कि चर्चा किए बिना कानून लाना, एक दिन में एक अधिवेशन में लाया गया कानून लागू हो रहा है। कृषि बिल को लेकर हमारे काल में जो चर्चा हुई वो पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा गुलाम नबी आजाद सहित कई लोगों ने कहा था कि इस कानून पर हमें विस्तार से चर्चा करनी है लेकिन सरकार ने कहा था कि आज के आज ये लागू होगा। किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल 25 जनवरी को राजभवन जाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन सौंपेंगे और साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर आजाद मैदान में झंडा फहराएंगे। पुलिस अधिकारी ने बताया था कि किसान रैली के मद्देनजर पुलिस ने दक्षिण मुंबई स्थित आजाद मैदान और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा की विशेष तैयारी की है और राज्य रिजर्व पुलिस बल SRPF के जवानों की तैनाती की गई। इसके साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि टीआरपी घोटाले के बदले अर्नब गोस्वामी ने पार्थो को कराई 40 लाख की मौत, चार्जशीट के हवाले से अखबार का दावा। जी हां, आपको बता दें कि टीआरपी स्कैम की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग बार्क इंडिया के पूर्व CEO पार्थो दास गुप्ता ने मुंबई पुलिस को दिए एक लिखित बयान में दावा किया कि 2 छुट्टियों के खर्च के बदले में अर्नब ने उन्हें 12,000 अमेरिकी डॉलर दिए थे। साथ ही 3 साल में कुल 40 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके बदले में उन्होंने रेटिंग में छेड़छाड़ करके उनके चैनल को फायदा पहुंचाया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 11 जनवरी को मुंबई पुलिस की ओर से इस केस में 3600 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी जिसमें पार्थो दास गुप्ता और गोस्वामी के बीच की व्हाट्सएप चैट है। साथ ही 59 अन्य व्यक्तियों के बयान भी लिए गए हैं जिसमें बार्क के पूर्व कर्मचारी और
केबल ऑपरेटर शामिल हैं। वहीं ऑडिट रिपोर्ट की रिपब्लिक टाइम्स नाउ आज तक के समेत कई चैनलों के नाम है। ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट पार्थो बार्क के पूर्व रोमिल रामगढ़िया, रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के सीईओ विकास खानचंदानी के खिलाफ दायर की गई थी। इससे पहले नवंबर 2020 में जो चार्जशीट दाखिल हुई थी उसमें 12 लोगों के नाम शामिल थे। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि टीसीएस ने रचा इतिहास, एक्सचेंजर को पीछे छोड़ बनी दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी। जी हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई है। टीसीएस ने सोमवार को एक्सचेंजर को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया है। टीसीएस का मार्केट कैप 169.9 अरब डॉलर, करीब 12 करोड़ 43,540.29 करोड़ रुपए को पार कर गया है। पिछले साल अक्टूबर में भी एक ऐसा मौका रहा जब भारत की इस दिग्गज आईटी कंपनी ने एक्सचेंजर को सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली सॉफ्टवेयर कंपनी के मामले में पीछे छोड़ा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद भारत में 12 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप का प्रतिमान बनाने वाली कंपनी का रिकॉर्ड भी टीसीएस के नाम है। साल 2018 में आईबीएम इस मार्केट में शीर्ष कंपनी थी। उस दौरान आईबीएम का कुल रेवेन्यू टीसीएस की तुलना में करीब 300% ज्यादा था। इसके बाद दूसरे स्थान पर एक्सचेंजर का नाम था। हालांकि पिछले साल ही अप्रैल में टीसीएस का मार्केट 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा था। और दोस्तों अगली खबर में बता दें क्या है देश भर में सोने और चांदी का ताजा भाव। जी आपको बता दें कि हफ्ते के पहले दिन ही धड़ाम हो गया सोना, चांदी चमकी, जाने कितना सस्ता हुआ गोल्ड। जी आपको बता दें कि सोने चांदी की कीमत में उठापटक का दौर जारी है। सोने की कीमत में एक बार फिर से नरमी देखने को मिली है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ही सोना लुढ़क गया। हालांकि चांदी की कीमत में चमक आई और चांदी का भाव तेजी की ओर बढ़ गया। देश भर के सराफा बाजारों में सोमवार को 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का हाजिर भाव 24 कैरेट गोल्ड रेट में गिरावट आई और ये गिरावट 49,186 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जबकि शुक्रवार को सोने का भाव 49,420 रुपए ट्रेंड कर रहा था। आपको बता दें कि सोने की कीमत में सोमवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोने के वायदा भाव में 182 रुपए तक की गिरावट आई है। सोने के फ्यूचर रेट में बड़ी नरमी देखने को मिली और एमसीएक्स पर 5 फरवरी डिलीवरी वाले सोने की कीमत में 0.37% की गिरावट आई और सोना मिलकर 48,958 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के वायदे कीमत में 0.36% की गिरावट आई। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, अगले 3-4 दिनों तक राहत नहीं, मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। आपको बता दें कि उत्तर भारत के लोगों पर ठंड का कहर बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड का एक नया दौर शुरू होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा है कि शुक्रवार तक तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के जम्मू कश्मीर से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने से 25 जनवरी से शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं जोर पकड़ने लगेंगी। अगले 3-4 दिन तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और इससे लगे मध्य तथा पश्चिमी भारत के हिस्सों में इनका प्रभाव बना रहेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।